आज से एग्जैक्टली एक साल पहले मई 2023 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत की 6 जो फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। और ईयू का बैन लगाने के पीछे रीज़न बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा कि देखिए, इन इंडिया की फाइनेंस सेटलमेंट फर्म्स को हम लोग ऑडिट करना चाहते हैं और अगर आरबीआई इनको हमें ऑडिट करने नहीं देगा तो हम लोग इनके ऊपर बैन लगा देंगे। उस टाइम पे बैन लगा दिया था। आरबीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि देखिए, भारत का जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर यूरोपियन यूनियन का कोई भी पावर हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई भी एंटिटी है, फिर भले वो यूरोपियन यूनियन का ही कोई बैंक क्यों ना हो, अगर वो इंडिया में आकर के ऑपरेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिया के ही जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट करेगा और यहाँ पर आकर के यूरोपियन यूनियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये सारी कहानी हुई, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जो यहाँ पर इतना बड़ा कदम लिया था जिसके चलते उन्होंने इंडिया की फाइनेंस फर्म्स के ऊपर बैन लगा दिया था, उस मूव से उनके खुद के ही जो यूरोपियन यूनियन के बैंक्स जो कि इंडिया में फंक्शन कर रहे थे उनके ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के उन्हीं बैंकों के द्वारा आरबीआई को अप्रोच किया गया है कि किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है। 4 यूरोपियन यूनियन के बैंक्स हैं। कौन से बैंक्स हैं मैं आपको आगे जाकर के वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है सो दैट ये वाला जो क्लियरिंग मॉडल है जिसको लेकर ये प्रॉब्लम आरबीआई और ईयू के बीच में चल रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बाय द वे आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन अभी भी अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटा है। आज भी वो यही कहते हैं कि हमें वो पावर मिलनी चाहिए जिसके तहत हम लोग भारत में आकर के भारत की फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स को ऑडिट कर सकें। लेकिन आरबीआई ने फिर से इस बात को दोहराया है और कहा है कि अगर कोई बाहर की कंट्री आकर के हमारी कंट्री में रेगुलेशन करेगी, कंट्रोल करने का कोशिश करेगी, तो ये एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल ओवररीच का जो रिस्क है वो भारत में हो सकता है और ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में, एग्जैक्टली क्या है ये मुद्दा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा बेसिकली इन 6 फर्म्स के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे। आज जो ये 4 यूरोपियन बैंक्स जो कि हमसे आरबीआई से इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कौन से बैंक्स हैं और क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी 8 जून को रविवार के दिन आपके लिए लेकर आ रही है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। और ये वाला जो टेस्ट है ये होने वाला है सुबह 9:30 बजे, जिसमें कि आपको एनरोल करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। ऑल राइट, ये कहानी असल में 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। नवंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, जैसे भारत में सेबी काम करता है या फिर आरबीआई काम करता है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन का एक मास्टर रेगुलेटर है जिसको यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एस्मा का नाम दिया जाता है। एस्मा ने बेसिकली ये कहा था कि अगर इंडिया हमें उनकी 6 जो क्लियरिंग काउंटर पार्टीज़ है उसको रेगुलेट या फिर उसको ऑडिट करने का जो ऑप्शन है वो नहीं प्रोवाइड करेगी तो हम लोग इनके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। उस टाइम पे ईयू ने कहा कि रीज़न हम लोग ऐसा कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज आरबीआई और जो ईयू का एस्मा है, ESMA है, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कोऑपरेशन अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनके ऊपर ये वाले बैन को लगा देंगे। एस्मा ने कहा अगर हमें ऑडिट करने दे दिया जाएगा फिर हम लोग बैन को नहीं लगाएंगे। और उस समय एस्मा ने 6 महीने का टाइम दिया था आरबीआई को कि 6 महीने का हम आपको टाइम देते हैं, इस बीच में आप लोग अपना मन बना लीजिए। लेकिन ऑब्वियसली आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट केवल 5 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे देखिए 10 नवंबर 2022 को आरबीआई ने साफ कहा वी विल नॉट लेट यूरोप
ऑडिट अवर डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स, एंड हम लोग इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई और सेबी का एक सिंपल सा यहाँ पे रीजनिंग था कि देखिए क्षेत्राधिकार भारत का है, कोई बाहर की एंटिटी आकर के भारत में अपनी पावर्स या फिर अपना जो रेगुलेशन है उसको नहीं चला सकती है। यहाँ पे केवल जो इंडिया के रेगुलेटर्स हैं उन्हीं की पावर्स चलने वाली हैं। ये कहानी बढ़ती गई एंड ऑब्वियसली 6 महीने के बाद जब अप्रैल मई 2023 का समय आया तो यूरोपियन यूनियन ने जैसा बोला था वैसे ही उन्होंने 6 इंडिया की जो सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ हैं इनके ऊपर दोस्तों बैन को लगा दिया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये खबर पहले एक्सप्रेस ने भी कवर करी और उसके बाद ये वाली खबर जो है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा भी कवर करी गई थी। कौन सी वो 6 सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ हैं? इंडिया में कुल मिला के ये 6 काउंटर पार्टीज काम करती हैं जो कि दोस्तों क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम करती हैं। मतलब कि जो ये बड़े बड़े बैंक्स जब ये ट्रेडिंग करते हैं, जब ये डेरिवेटिव्स का काम करते हैं, फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये 6 काउंटर पार्टीज हैं जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इन सभी के नाम आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो कदम तो लिया था यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर के द्वारा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया वो यूरोपियन यूनियन के बैंकों के ही ऊपर आ गया जो कि इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पे फंक्शन कर रहे थे। कौन से वो बैंक्स थे? यहाँ पे वैसे तो कई सारे बैंक्स थे, लेकिन ये वाले 4 बैंक्स प्रमुख तरीके से काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए थे। नंबर 1 सोसाइटी जनरल, नंबर 2 क्रेडिट एग्रीकोल, नंबर 3 बीएनपी पारिबास एंड नंबर 4 डॉयशे बैंक। ये सारे के सारे बैंक इंडिया की डेरिवेटिव मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, कमोडिटीज़ मार्केट में अलग अलग तरह की ट्रेड्स को लेते थे। एंड चूंकि अब यूरोपियन यूनियन ने इन क्लियरिंग पार्टीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था तो ये वाले बैंकों को ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसीलिए आज 28 मई 2024 को 1 साल बीत चुका है, आज जाकर के उन 4 यूरोपियन यूनियन बैंक्स के द्वारा आरबीआई से रिक्वेस्ट करी गई है कि प्लीज़ इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए सो दैट हम लोग यहाँ पर आकर के फिर से हमारी जो ट्रेडिंग है उसको चालू कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन के जो बैंक्स हैं उन्होंने आरबीआई के अधिकारियों से मुलाकात करी। प्रिसाइजली बात करूं तो आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं मिस्टर टी रविशंकर, उनके साथ मुलाकात करी है। द बैंक्स हैव सॉट द आरबीआईज अप्रूवल ऑन द प्रपोज्ड थर्ड पार्टी मॉडल। इन्होंने क्या कहा है कि चलिए ये वाली जो फर्म्स हैं इनके ऊपर तो बैन लग गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आरबीआई हमारे लिए किसी और थर्ड पार्टी मॉडल को लेकर आए जिसमें कि कुछ और कॉरपोरेशंस को एलोकेट कर दिया जाए हमारे लिए, सो दैट हम लोग यहाँ पर हमारी जो ट्रेडिंग है इसको चालू रख सकें। इनके अप्रोच करने का रीज़न असल में बड़ा साफ था। असल में ये वाले जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनका मैंने जिक्र अभी किया, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड को इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इंडियन गवर्नमेंट डेरिवेटिव्स में, अलग अलग एरियाज़ में ट्रेडिंग करते थे। लेकिन जब से ये नोटिफिकेशन आई है पिछले 1 साल से ये लोग ये वाली ट्रेडिंग को नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है। और बल्कि जो यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया था ना मई 2023 में, उसकी डेडलाइन अक्टूबर 2023 की है, उस अक्टूबर 2024 की है। आपको उसके पहले इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है और इसीलिए इन्होंने अग्रेसिवली आगे बढ़ कर के आरबीआई को अप्रोच किया है। बातचीत चल रही है। आरबीआई ने बोला है कि ठीक है, हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईसीआईसीआई बैंक जैसे लोकल बैंक्स को हम लोग आपके लिए इंटरमीडियरीज बनाने के लिए तैयार हैं सो दैट आपका जो ट्रेडिंग का कामकाज है वो यहाँ पर कर सके और आपका जो क्लियरिंग का मॉडल है वो भी यहाँ पे कंप्लीटली पूरा सॉल्व हो सके। देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन आरबीआई का जो ये स्टैंड है मैं समझता हूँ बहुत ही नोटवर्दी है, प्रेजवर्दी है, बिकॉज डे 1 से आरबीआई सिंपल चीज़ कहती है, आपका क्षेत्राधिकार भारत में नहीं है, नहीं चल सकता है, आपके बैंकों को काम नहीं करना ना करें, ट्रेड नहीं करना ना करें, लेकिन इस चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है। इनफैक्ट आरबीआई ऐसा स्टैंड पहले भी रख चुकी है। अमेरिका के साथ भी सेम चीज़ हुई थी। अमेरिका ने एक टाइम पे कहा था कि इंडियन पेमेंट्स का जो डेटा है वो आरबीआई जो इंडिया में स्टोर करती है उसको अमेरिका में भी स्टोर किया जाए। तो उस टाइम पर आरबीआई ने बोला था कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, डेटा की लोकलाइजेशन होगी, केवल भारत में ही रहेगा। सेम चीज़ जापान ने करने की कोशिश करी, उन्होंने भी इस तरीके से जो इंडिया के क्लियरिंग हाउसेज हैं उनके ऊपर बैन लगाने की कोशिश करी थी, आरबीआई ने मना कर दिया। कुछ देर तक जापान वालों ने अपनी यहाँ पे
बैन को कंटिन्यू करा, लेकिन जब उनको पता चला कि आरबीआई नहीं झुकने वाला है तो ऑब्वियसली दे फेल इन लाइन एंड इवेंचुअली उन्होंने आरबीआई के जुरिस्डिक्शन को ही एक्सेप्ट कर लिया। ऑब्वियसली हम ईयू को भी लेकर आई थिंक कुछ ही टाइम में देख लेंगे कि क्या ये कदम लेते हैं, लेकिन फिलहाल आरबीआई ने ये वाला यहाँ पे कदम लिया है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में फाउंडेशन कोर्सेज शुरू करे गए हैं जीएस के लिए, जिसमें कि आपको साथ में सीसैट एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज, एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।